सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की अंग्रेजी विषय का मॉडल पेपर। मैं न केवल इसमें आपको अंग्रेजी विषय के संभावित प्रश्नों के बारे में बताऊंगा, बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि आप कम तैयारी में पूरे अंक कैसे प्राप्त करें। देखिए, अंक केवल लिखने मात्र से आपको प्राप्त नहीं हो पाते हैं। आपकी लेखन शैली कैसी है, आपका जो लिखने की कला है वो कैसा है, और आप सही ढंग से प्रश्नों को लिख पाते हैं या नहीं पाते हैं। आपने आड़े तिरछे कहीं प्रश्न संख्या 1 का दूसरा कर दिया, कहीं चौथे प्रश्न का 5वां कर दिया, कहीं ऐसे अगर कर दिया तो भी अंक सही नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी परीक्षक जब कॉपी जांचता है तो लगभग 30 से 40 कॉपियां जांचने के बाद ही उसको वो पूरे प्रश्नों का क्रम याद हो पाता है। और आप आड़े तिरछे लिखेंगे तो उसको ही पता नहीं रहता है कि इसका उत्तर सही है या गलत है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सेक्शन वाइज प्रश्न हल करने। क्यों? जैसे मैं आपको बता देता हूं, सेक्शन ए में 2 पैसेज आएंगे और इन 2 पैसेज में जो पहला पैसेज होगा उसमें 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। इसका मतलब पहला प्रश्न और उसमें 6 1 2 3 रोमन संख्या में लिखे हुए होंगे। जैसे भाई पहला प्रश्न है, अब मैं आपको दिखा दूं, जैसे ये पहला प्रश्न है आपका सेक्शन ए का, इसमें देखिए 6 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसी तरह दूसरा जो आपका पैसेज है जो 250 से 300 शब्दों का आएगा, उसमें 9 प्रश्न ऐसे ही रोमन संख्या में। अब सभी ये रोमन संख्या में लिखे हुए हैं। ऐसे ही कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसमें विकल्प नहीं हो, तो समस्या खड़ी हो जाएगी ना कि आपने रोमन संख्या में लिख दिया नमा, तो परीक्षक कैसे पहचाने कि भाई वो सेक्शन ए के पहले प्रश्न का दूसरा है या दूसरे प्रश्न का तीसरा है। तो उसके लिए आपको सेक्शन, जो भी सेक्शन आपको पहले करना है उस सेक्शन को ऊपर लिखिए। जैसे सेक्शन ए और उसका पहला प्रश्न और पहले का आप अगर तीसरा कर रहे हैं तो तीसरा पहला लिख के देखिए। इस तरह से होते हैं आपके, उसमें मैं बता देता हूं। कॉपी जो आपकी आती है वो इस तरह से आती है कि उसमें पहला खाना और ये पहले खाने से दूसरा बड़ा और इस तरह से बना होता है। और ये तो आपके उत्तर लिखने की जगह होती है। ये परीक्षक द्वारा परीक्षक अंक जो प्रदान करता है वो, इसमें आपको नंबर नहीं डालने। जैसे आप पहला प्रश्न कर रहे हैं तो आप यहां लिखिए सेक्शन ए, जिससे आपको पता लग जाएगा उसको। ये जरूरी नहीं है सेक्शन ए, आप जो भी सेक्शन करना चाहें, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, जो भी आपको अच्छा आता हो उस सेक्शन को पहले कीजिए। फिर पहला प्रश्न डाल दिया आपने, उसका रोमन संख्या में पहला, दूसरा और तीसरा, आप ऐसे नंबर डाल लीजिए। अब जैसे पहले का आपको बी भरना है, आप बी भर दीजिए, और जैसे दूसरे का बी भर दिया आपने, पहला नहीं आता है तो उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। तीसरे का आपको नहीं आता है, जगह छोड़ दीजिए। चौथे का आपको आता है तो सी आप इसमें भर दीजिए। इसी तरह दूसरा प्रश्न आप करेंगे, फिर दूसरे का पहला डाल दीजिए, उसका जो भी उत्तर है उसको लिख दीजिए। नहीं आता है तो जगह छोड़ दीजिए उसके लिए, क्योंकि ये सभी 20 से 30 शब्दों में। भाई देखो, ऑब्जेक्टिव में तो आपको ABCD भरना है, और जो अति लघुतरात्मक है उसमें 20 से 30 शब्द लिखना है आपको, तो 1 या 2 लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है। और एक चीज और बता दूं, जो सेक्शन बी में 4 5 6 जो 3 प्रश्न आएंगे, जैसे पहला लेटर अथवा आपको ईमेल लिखना है, तो उसमें आपको नए पेज पर करना है। जैसे किसी पेज पे अगर जगह रह गई है तो आप उसी में ना करें, उसको बिल्कुल फ्रेश पेज पर करें। ठीक है। इसी तरह स्टोरी लिखनी है, आप पहले स्टोरी का हेडिंग लिखें, उसके बाद स्टोरी को लिखें, और वो बिल्कुल फ्रेश पेज पर, नए पेज पर लिखें। कॉपी बहुत बड़ी आती है, आपसे नहीं भरी जाएगी, और अगर भर भी जाती है तो सप्लीमेंट्री या पूरक उत्तर पुस्तिका आपको मिल जाएगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उत्तर लिखने में कंजूसी ना करें। और हाँ, जब भी प्रश्न आपका समाप्त हो जाए, 2 प्रश्नों के बीच में 1 या 2 लाइन का अंतर जरूर रखें। लाइन छोड़ दें, उसी में घिचापिच करके ना लिखें, बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए ना लिखें, जिससे परीक्षक को पता लगता रहे कि आपने कहां और कितने मतलब शब्दों में किसी प्रश्न का उत्तर दिया है। और भी मैं बीच बीच में आपको समझाता चलूंगा। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था भाई चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। पहले इसमें क्या लिखा हुआ है,
तो देखिए इस तरह का प्रश्न पत्र जैसा आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर होगा, प्रश्न संख्या 19 होंगे इसमें भाई, और प्रिंटेड पेज वो पता लग जाएगा आपको। और फिर यहां आपको कुछ सूचनाएं मिलेंगी कि कैंडिडेट मस्ट फर्स्ट राइट देयर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपलसरी। ध्यान रखना पेपर पर रोल नंबर के अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे पैसेज छांटते छांटते आप लिख देते हैं ना पैसेज में कि ये एक प्रश्न का उत्तर है, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है, ऐसी अगर आप लिखेंगे तो वो अनफेयर मींस के मामला बनेगा, अर्थात नकल आपकी मानी जाएगी और आप पर केस हो सकता है। तो ऐसी गलती ना करें। ना प्रश्न पत्र पर आपको खाली जगहों को भरना है, कहीं ऐसा सोच लें कि प्रश्न पत्र में खाली जगहों को भर लें, क्योंकि खाली जगह वाले प्रश्न आएंगे या एबीसीडी वाले प्रश्न आएंगे, उनको प्रश्न पत्र पर नहीं लिखना है। पूरा काम लिखने का केवल और केवल आपकी उत्तर पुस्तिका में ही आपको करना होगा, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और आपको 3 साल के लिए बोर्ड परीक्षाओं से डीबार किया जा सकता है। तो चलिए पहला प्रश्न सेक्शन ए का हम देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो देखिए भाई पैसेज पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रश्नों की तरफ देख लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर प्रश्नों को पढ़ेंगे फिर पैसेज पढ़ेंगे, इतना समय नहीं होता है आपके लिए। तो देखिए पहले देख लें, पहले प्रश्न को पढ़िए, पहले प्रश्नों को देखिए और उसके पश्चात पैसेज पढ़ेंगे तो साथ साथ आंसर आपको पता लगता जाएगा भाई किसका कौन सा आंसर है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, विच एम्पायर इज मेंशन्ड इन द पैसेज। इसका मतलब कौन से साम्राज्य की इस पैसेज में बात हुई है वो हमें ढूंढना है। दूसरा प्रश्न देखिए, हाउ मेनी आवर्स आर स्पेंड बाय चाणक्य विद द पब्लिक, कि पब्लिक के साथ चाणक्य कितने घंटे, तो कितने घंटे, हाउ मेनी, इसका मतलब हमें संख्या ढूंढनी है, 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे जो भी है। द ड्यूटी ऑफ चाणक्य इज टू लुक आफ्टर, चाणक्य की ड्यूटी कर्तव्य क्या था ये भी आपको देखना है। विच फ्रीडम इज डिस्क्राइब्ड बाय चाणक्य, चाणक्य ने इस पैसेज में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया है ये भी हमें देखना है। चूज सिमिलर वर्ड ऑफ फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, सैड का हमें समानार्थी शब्द ढूंढना है। चूज अपोजिट वर्ड ऑफ फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, स्लेवरी, स्लेवरी का मतलब गुलामी, तो गुलामी का हमें विलोम शब्द इसमें ढूंढना है। तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज को। इट इज माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर द एम्पायर एंड द पीपल, आपको पता लगी गया होगा, इसका मतलब है कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं साम्राज्य की देखभाल करूं, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल, एम्पायर माने साम्राज्य, एंड द पीपल और इसके लोगों की। बट आई हैव नो राइट टू यूज व्हाट बिलोंग्स टू द पीपल, लेकिन मुझे जो लोगों की चीजें उनको उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। आई हैव बुल्ट दिस स्मॉल हाउस, मैंने इस छोटे से घर को बनाया है। एंड मेक कॉपीज ऑफ बुक्स टू अर्न माई लाइवलीहुड, और मैं अपनी आजीविका चलाने के लिए कॉपी बनाने का काम करता हूं, मतलब जो कोई ग्रंथ होंगे उनकी वो प्रतियां बनाते हैं, लिखने का कार्य करके अपनी आजीविका चला रहे हैं, चाहे वो उस देश के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, जो आगे आ जाएगा। आई स्पेंड 12 आवर्स विद द पब्लिक, देखिए आ गया ना एक का ना कि चाणक्य कितने घंटे, तो 12 आवर आ गया ना। आई लिसन टू देयर डिफिकल्टीज एंड ट्राई टू हेल्प देम, मैं उनकी कठिनाइयों को सुनता हूं और उनको मदद करने का प्रयास करता हूं। आई वांट दैट नोबडी शुड बी अनहैप्पी इन द मौर्य एम्पायर, मैं चाहता हूं कि इस मौर्य साम्राज्य में कोई कष्ट में ना रहे, दुख में ना रहे। तो देखिए सैड का सिमिलर शब्द आ गया ना नैप्पी यहां, और साम्राज्य भी कौन सा है, मौर्य एम्पायर। तो आप देखिए आंसर लगा सकते हैं, विच एम्पायर इज मेंशन्ड इन द पैसेज, मौर्य एम्पायर, इसका मतलब पहले में आपको ए लिखना है अपने आप, और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाउ मेनी आवर्स आर स्पेंड बाय चाणक्य विद द पब्लिक, कितने, 12 घंटे, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। द ड्यूटी ऑफ चाणक्य इज टू लुक आफ्टर, चाणक्य की क्या ड्यूटी थी, क्या कर्तव्य था, कि वो लोगों की देखभाल करे, डकैतों की नहीं, एम्पायर की, हाँ एम्पायर की भी, हाँ देखिए उसमें कहा था ना कि चाणक्य ने क्या कहा था कि मेरी ड्यूटी है कि मैं लोगों की और साम्राज्य की दोनों की देखभाल करूं। देखिए इट इज माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर द एम्पायर एंड द पीपल, इसका मतलब बी और सी दोनों ही सही हैं। तो कहां है भाई, डी, बोथ बी एंड सी, बी भी सही है और सी भी सही है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी,
विच फ्रीडम इज डिस्क्राइब्ड बाय चाणक्य, चाणक्य ने किस प्रकार की स्वतंत्रता का यहां उल्लेख किया है? तो देखिए आगे पढ़ते हैं। अवर प्यूपिल शुड बी डिसिप्लिन्ड, हमारे लोगों को भी चाहिए कि वो अनुशासन में रहें। एंड देयर शुड बी कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड वर्शिप, और यहां सोचने की और पूजा करने की पूरी आजादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, चाणक्य सेड। तो देखिए फ्रीडम माने स्वतंत्रता, फ्रीडम किसको बोलते हैं? स्वतंत्रता। और उसमें पूछ रहा था स्लेवरी का अपोजिट क्या है, जो नवा प्रश्न था। चूज अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज स्लेवरी, स्लेवरी का क्या हो जाएगा? फ्रीडम। तो इसमें ए आ गया, ठीक है। और देखिए सैड का समानार्थी शब्द क्या था? अनहैप्पी, ये भी उसमें आ गया था, बी आ गया। तो और फ्रीडम ऑफ थॉट, इसमें ए आ गया। तो पूरा पैसेज हो गया ना भाई। तो आप इसको दो तरीके से देखिए उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि एक तरह से कि आपकी उत्तर पुस्तिका ऐसे होगी, ये तो पहला जो कॉलम है वो तो परीक्षक के लिए निर्धारित है, उसमें अंकन कार्य करने के लिए। दूसरा जो छोटा कॉलम है वो आपके अंक लिखने के लिए। जैसे पहला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पहला, आप उसमें इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई पहले में क्या था? ए, तो पहले में आप ए लिख दें भाई, आंसर यहां लिखें। दूसरा, और दूसरे में क्या लिख दें भाई? दूसरे में है आपका बी, इसी तरह आप आंसर लिख सकते हैं। फिर तीसरे का, फिर चौथे का, जो भी आंसर है इसी तरह, या 6 का। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इस तरह से बना सकते हैं कि यहां प्रश्न संख्या नंबर 1 यहां डाल दीजिए, प्रश्न नंबर 1 तो यहां डाली गया, यहां प्रश्न संख्या और यहां उत्तर क्रमांक। जैसे पहला इसका ए, दूसरे का क्या था? बी, तीसरे का जो भी है, चौथे का, पांचवें का और छठे का जैसे यहां क्या है? ए, पांचवें का क्या है? बी, चौथे का क्या था? ए, और थर्ड का क्या था? डी। तो आप इस तरह से भी प्रश्नों को लिखकर आ सकते हैं। पर इस तरह का कॉलम बनाने के लिए आपके पास स्केल हो, अच्छा रहेगा, स्केल आप लेकर जाएं। और पर इसमें कटिंग की गुंजाइश कम है भाई, ठीक है। आप सोच समझ के इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब दूसरा पैसेज, जो पैसेज है सॉरी, वो 9 नंबर का होगा। पैसेज पहले पैसेज की तुलना में बड़ा आएगा, इसमें 200 से 250 शब्द हो सकते हैं भाई। अब देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको पैसेज पहले ढंग से पढ़ना है और उसके पश्चात आने वाले प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से देना है। तो फटाफट देखिए हम इन पैसेज को पढ़ सकते हैं। और हां, अगर आप पैसेज को ढंग से करना जानते हो तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ाकर आप सेक्शन बी के प्रश्नों को भी देख सकते हैं। पर मुझे तो क्योंकि पूरा पेपर कराना है तो भाई ये मजबूरी है। देखिए फॉरेस्ट आर, मैंने पहले ही बताया, आप पहले प्रश्नों को पढ़ लेना और उसके पश्चात पैसेज को पढ़ना, जिससे पूरी पता लग जाता है कि भाई किसका क्या आंसर मुझे लिखना है। और हां, तो देखिए फॉरेस्ट आर कंसीडर्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री, ठीक है भाई। तो जो बने उनको हरा सोना कहा जाता है किसी भी देश का। वेरी सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस एंड देयर लिविंग बीइंग इज डिपेंडेंट ऑन ट्रीज एंड प्लांट्स, किसी भी देश के नागरिकों के जिंदा रहना या उसके सर्वाइव करना किस पर निर्भर करता है? वहां उत्पन्न होने वाले पेड़ों और पौधों पर निर्भर करता है। विच आर ए मेजर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, क्यों? यही ऑक्सीजन जो हम प्राणवायु कहते हैं, जिसको हम लेते हैं, उसका प्रमुख स्रोत है। द वाइटल गैस फॉर अवर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन क्या है भाई? वाइटल सोर्स ऑफ अवर रेस्पिरेशन है। तो देखिए प्रश्नों को भी देख लेते हैं। व्हाट आर कंसीडर्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री, सॉरी मैं पहले जो आपको बोल गया था ना कि दूसरे पैसेज में 3 अति लघुत्रात्मक भी, सॉरी वो 3, तो मैं पहले आप को, तो चलिए
पहला प्रश्न हम देखते हैं, व्हाट आर कंसीडर्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री। तो देखिए अभी पहली जो लाइन आई थी, क्या भाई, फॉरेस्ट आर कंसीडर्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री। तो पहले का आंसर आप फटाफट लिख दीजिए, यह आंसर फॉरेस्ट, तो आप इस तरह से लिख सकें, फॉरेस्ट आर कंसीडर्ड ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री। ठीक है भाई। देखिए, विच गैस इज वाइटल फॉर अवर रेस्पायरेशन, अभी आया था, कौन सी गैस प्रमुख है जो हम श्वसन में उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन। तो विच गैस की जगह ऑक्सीजन आप लिख दीजिए, ऑक्सीजन गैस, विच गैस की जगह ऑक्सीजन लिख दिया मैंने, और गैस की गैस इज वाइटल, फिर पूरा आप ऐसे ही उतार दीजिए, फॉर आवर रेस्पायरेशन। ठीक है, राइटिंग जल्दी के चक्कर में मैं ऐसा ही लिख रहा हूं भाई, आपको समझ में आ रहा है। फॉर विच गैस डू द ट्रीज एंड प्लांट्स एक्ट एज ए सिंक, किस गैस के लिए सिंक का कार्य, सिंक का मतलब जिसमें जाके वो समाहित हो जाए और कोई दूसरी चीज निकल कर आए। ठीक है, तो देखते हैं भाई, आगे पैसेज को पढ़ते हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज ए सिंक फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल्ड बाय ह्यूमंस, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं श्वसन क्रिया में, जो बाहर निकालते हैं ना, निश्वसन लेना और एक मतलब एक्स, और इनहेल का मतलब अंदर लेना और एक्सेल का मतलब बाहर निकालना। तो बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स, मानव और जानवरों के द्वारा, एंड स्प्यूड फ्रॉम द चिमनीज एंड बाय द ऑटोमोबाइल, और अनेकों चिमनियों और ऑटोमोबाइल जो फैक्ट्रियां हैं उनके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन वातावरण में होता रहता है। तो देखिए यहां भी हम लिख सकते हैं, फॉर विच गैस डू द ट्रीज एंड द प्लांट एक्ट, ये सिंह तो कैसे लिखेंगे, द ट्रीज। तो चलिए मैं बोल के लिखने का प्रयास करता हूं, देखिए लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, चलिए चलो प्रयास करते हैं। The trees and the plants act as a sink for carbon dioxide gas. तो देखिए इस तरह से लिखा है इसने, और द ट्रीज एंड द प्लांट एक्ट एज ए सिंक फोर, देखिए इसने थोड़ा सा गलती किया है, तो चलिए फोर में यहां लिख देता हूं, फोर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक लिख दिया। चलिए अब, हाउ डू द ट्रीज मेंटेन ये हेल्दी गैसियस बैलेंस इन द एटमॉस्फेयर, पेड़ कैसे गैस का हेल्दी, एक स्वस्थ अनुपात बनाए रखते हैं, बनाए रखने में कैसे मदद करते हैं। तो देखिए आगे आएगा इसमें, फॉरेस्ट प्ले a vital role in sustaining our life and the nation's economy. They provide oxygen without which life is not possible on earth. They maintain a healthy gaseous balance in the atmosphere. They are great moderator of climate. Plants increase the humidity of water vapor from their exposed surface by the अब देखिए वो प्रश्न आ गया ना कि कैसे मेंटेन रखते हैं, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस हमें बाहर निकाल के देते हैं। भाई पेड़ पौधे क्या करते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं ना, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और अपना भोजन बना के ऑक्सीजन हमें प्रदान करते हैं। तो कैसे लिखेंगे भाई, ट्रीज, द ट्रीज मेंटेन a healthy gaseous balance by inhaling, देखिए इनहेलिंग मतलब अंदर लेते हैं श्वसन, इनहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड exhaling
एक्सहेलिंग मतलब निकालते हैं ऑक्सीजन, ठीक है भाई। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और ऑक्सीजन को बाहर निकालकर एक स्वस्थ वातावरण बनाकर रखते हैं। हाउ डू फॉरेस्ट कंट्रोल सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन या मृदा कटाव को कैसे फॉरेस्ट कंट्रोल करते हैं भाई। और हाउ डू फॉरेस्ट प्रिवेंट ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब सूखा, अकाल, सूखे को कैसे कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं भाई। मेंशन 2 मटेरियल एडवांटेज ऑफर्ड बाय फॉरेस्ट, कौन कौन से 2 लाभ इनसे वनों से होते हैं। और फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स कंटिन्यूइंग टू लिव, जिंदा रहना ना, उसका हमें समानार्थी शब्द देखना है। एंड फाइंड फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट ऑफ इनहेल, इनहेल का एक्सहेल होता ही तो है भाई। तो देखिए इनहेल्ड है ना, इसमें पास्ट है, तो पास्ट ही आपको उत्तर में लिखना है। इनहेल का एक्सहेल होगा, इनहेल्ड है तो एक्सहेल्ड होगा, तो इसमें तो आंसर आपको एक्सहेल्ड लिख देना है, एक्सहेल्ड, ठीक है भाई। अब इनके आंसर हम देखते हैं भाई। तो देखिए एज वन में बी अवेयर फॉरेस्ट एक्सटेंसिवली कंट्रोल सॉइल ओरेशन, आ गया ना, मृदा कटाव को कैसे रोकते हैं। एंड लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड को भी रोकते हैं, मिट्टी लैंडस्लाइड नहीं हो जाए। फॉरेस्ट इन द हिली एरियाज केप्ट द सॉइल ऑफ रिवर बैंक्स इंटैक्ट विद देयर एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, इनकी जो जड़ें हैं वो मजबूती से मिट्टी को पकड़े रहते हैं, जिससे मृदा अपरदन को रोकते हैं। तो ये यहां लिख देंगे भाई। दे ऑल्सो मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द माउंटेन स्लोप, इसके अलावा जो उतार होता है ना, स्लोप होता है पहाड़ों का, उनको भी बनाए रखते हैं। द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इंटरसेप्ट रेन, डिक्रीजेज इट्स एरोसिव पावर, ग्राउंड फ्लोरा एंड द थिक लेयर ऑफ लिटर एंड Humus in the forest act as sponge and help to retain the water received in the form of rain or through the melting of snow. This prevents floods in the plains by decreasing the velocity of water coming down the hills. Forest help in greater absorption of water by soil and keep the soil. Mountain slopery in the thick way lay in the form locality the plains and thus preventing droughts. As the soil retains its moisture, it is released slowly, giving rise to perennial streams and rivulets. The material advantage offered by forest need no mention. Through centuries, forests have provided us fuel, fodder and timber wood. देखिए आ गया ना कि कौन कौन सी चीजें इनसे मिलती हैं, तो ये आ गया। फॉरेस्ट हैव प्रोवाइडेड अस फ्यूएल, फॉडर एंड टिम्बर, लकड़ी ईंधन के लिए हो चाहे टिम्बर के लिए हो, अर्थात घर बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए। आवर सेवरल इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन सर्टेन रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द वुड्स। हाउ डू फॉरेस्ट कंट्रोल सॉइल इरोशन, तो अभी वो आया था, उसी को आप देख के लिख लेना भाई। तो मैं आंसर लिख देता हूं, चलिए बोल के लिखता हूं इसमें, यहां फॉरेस्ट इन हिली एरियाज कीप द सॉइल ऑफ रिवर बैंक इंटैक्ट विद देयर एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, फुल स्टॉप। दे मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ माउंटेन स्लोप्स। अब देखिए फॉरेस्ट इन हिली एरिया कीप द, अब देखते हैं क्या सही लिखा, ऑफ रिवर बैंक इंटैक्ट, इंटैक्ट लिखेंगे भाई, इसने ये लिख दिया है भाई। चलिए इंटैक्ट, इसमें इंटैक्ट लिखेंगे, INTACT, विद देयर एक्सटेंसिव रूट सिस्टम दे मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ माउंटेन स्लोप, और ये बहुत अच्छा लिख दिया, ठीक है भाई। अब हाउ डू फॉरेस्ट प्रिवेंट ड्रॉट्स, सूखा को कैसे रोकते हैं भाई, इसका भी आंसर चलिए मैं लिखने का प्रयास करता हूं। अभी मैंने निशान आप लगा दिए थे और वो आप देख रहे थे, उसमें पैसेज में से आप दोबारा छाट लेना।
अरे भाई, फॉरेस्ट प्रिवेंट ड्रॉट बाय हेल्पिंग ग्रेट एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर बाय द सोइल इन द प्लेन्स। सही लिख दिया भाई, थोड़ा सा गड़बड़ किया है इसने। चलिए, फॉरेस्ट प्रिवेंट ड्रॉट, इसकी डी बना लेना भाई, ये ड्रॉट आ जाएगा। ड्रॉट बाय हेल्पिंग ग्रेट, इसमें ग्रेट आ जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल इन द प्लेन्स। ठीक है भाई। मेंशन 2 मटेरियल एडवांटेज ऑफर्ड बाय फॉरेस्ट। कौन कौन से 2 लाभ हैं भाई? अभी बताया था कि लकड़ी मिलती है, तो देखिए यहां लिख देते हैं। 2 मटेरियल एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय फॉरेस्ट आर प्रोविडेंस ऑफ फ्यूअल, कॉमा, फॉडर एंड टिम्बर एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। तो देखिए 2 मटेरियल, इसने 2 फिर अब देखिए इसने 2 गलत लिख दिया भाई। इसको मैं 2 मटेरियल एडवांटेज ऑफर्ड बाय फॉरेस्ट आर, इसने आर भी गलत लिख दिया। तो देखिए आर प्रोविडेंस ऑफ फ्यूअल, फॉडर, अच्छा वाटर लिख दिया इसने, इसका इसमें FODDER एंड टिम्बर एंड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। ठीक है भाई, आप देख लेना। फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स कंटिन्यूइंग टू लिव, और वो सर्वाइविंग आया था, आया ना भाई, सर्वाइविंग शब्द आया था इसमें। कहां गया सर्वाइविंग? SUR, सर्वाइविंग। ठीक है, ठीक है, आप देख लेना। ये लास्ट वाला था, प्रोवाइडिंग फ्यूअल, फॉडर एंड टिम्बर, वो आ गया था। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या आप इसको पढ़ लेना भाई। ठीक है, अब हम चलते हैं सेक्शन बी। आप जानते हैं सेक्शन बी राइटिंग वाला है, आपका ग्रामर वाला कहें या आपकी लिखने की क्षमता को इसमें देखा जाता है। तो देखिए पहला प्रश्न है, यू आर राकेश लिविंग इन जयपुर। योर फ्रेंड अनिल हैज इन्वाइटेड यू टू अटेंड हिज यंगर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी। Write a letter to him expressing your inability to attend the function. You may touch upon the following points. इसका मतलब आप राकेश हैं, मान के चलिए आप जयपुर में रहते हैं, आपका फ्रेंड अनिल है जिसने आपको अपने छोटे भाई की बर्थडे पार्टी के लिए निमंत्रित किया है। आपको उसे पत्र लिखना है कि भाई आप उस बर्थडे पार्टी में चाहते हो भी नहीं आ सकते। आपको इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए ये लेटर लिखना है। कैसा? योर एनुअल एग्जाम्स आर अटेंड, आपकी वार्षिक परीक्षाएं समीप है इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। इट इज लॉन्ग वे टू गो टू अटेंड द फंक्शन, क्योंकि उनका घर दूर है आपके मित्र अनिल का, और वहां जाने में आपको काफी समय लगेगा इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, वार्षिक परीक्षा समीप है। योर मदर टू इज नॉट कीपिंग वेल, आपकी माँ भी सही नहीं है, अर्थात उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। योर फादर मोस्टली रिमेन्स आउट ऑफ स्टेशन, आपके पिता भी घर से बाहर रहते हैं इसलिए भी आप जाने में असमर्थ हैं, क्योंकि माँ की देखभाल के लिए कोई नहीं है। सेंड योर गुड विशेष, आपको उन्हें शुभकामनाएं भी, अर्थात अपने मित्र के छोटे भाई को जन्म दिवस पर शुभकामनाएं भी इस लेटर में देनी है। ये सब बातें आपको लिखनी है, और आपको ये भी पता रहना चाहिए कि आप कहाँ के निवासी हो, जयपुर के हो, इसलिए कोई भी जगह का नाम मन से नहीं लिखेंगे, आप जयपुर ही लिखेंगे, और अपना नाम राकेश लिखेंगे, मित्र का नाम अनिल लिखेंगे। ठीक है। अथवा में ये 5 नंबर का आएगा भाई। अथवा में क्या है इसके साथ? यू आर शहनाज, आप शहनाज हैं। यू हैव पास्ड
क्लास 10th इन 2000, चलो 21 लिख देता हूं, है ना। यू हैव अप्लाइड टू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर फॉर रिवोल्यूशन ऑफ योर मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अपने अंकों की पुनर्गणना के लिए आवेदन किया था। कब किया था? 10 जुलाई 2021 को। 2021 लिख देता हूं, चलिए इसको। सेंड एन ईमेल, आपको एक ईमेल भेजना है टू द सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव को आपको एक ईमेल भेजना है और ईमेल का पता दिया गया है ये पता आपको लिखना है भाई। फॉर इंक्वायरिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ योर मार्क, आपको ये पता लगाना है कि भैया आपके अंक बढ़े या घटाए, क्या हुआ आपकी उत्तर पुस्तिका का कि अंकों का क्या हुआ, ये आप उसकी स्टेटस का पता लगाने के लिए आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव के नाम एक ईमेल लिखना है इस दिए गए ईमेल एड्रेस पर। ठीक है, आपको कोई एक करना है। मैंने जैसा पहले बताया, ईमेल हो या लेटर हो, आप बिल्कुल नए पेज पर करें। चाहे आपका जो दूसरा प्रश्न है वो भले ही कुछ समय पहले पूरा हो गया, जैसे आधा ही पेज भरा था और आपका आधा पेज खाली है, तब भी आप यहां से सेक्शन बी को स्टार्ट ना करें, बिल्कुल नए पेज पर आ जाएं। ऊपर से सेक्शन बी डालें, फिर प्रश्न संख्या 3 डालें और लेटर या इसमें से एक को ही करें। तो चलिए मैं आपको दोनों को ही करके बता देता हूं। तो चलिए पहले जो लेटर है उसमें हम क्या लिखते हैं, जैसे आपको पता ही लेटर में सबसे पहले जगह का नाम लिखा जाता है। जैसे कुछ भी लिख दीजिए, 21 शास्त्री नगर और यहां जयपुर लिख दिया और फिर यहां तारीख लिखते हैं भाई। अब तारीख लिखनी है, जैसे आपका पेपर हो रहा है कब, 7 मार्च को, तो 7 मार्च ही लिख देते हैं। मार्च 7, 2024। ठीक है भाई। तो अब इसके लिए फिर क्या लिखेंगे भाई, मित्र के लिए माय डियर। तो देखिए माय डियर, अब मित्र का नाम क्या था, अनिल। ध्यान रखना भाई, आपके मित्र का नाम क्या है, अनिल ही लिखना है आपको, माय डियर अनिल। फिर यहां कॉमा लगाएंगे और अब लिखेंगे क्या कि ये लाइन तो आपको रटी रटाई होनी चाहिए कि आई एम हेल एंड हर्टी हेयर। जो भी आप शुरुआत करते हैं ऐसे शुरू कर देना, आई एम हेल एंड हर्टी हेयर एंड होप यू विल बी सेम देयर with the grace of Almighty God। आप, मैं यहां बहुत अच्छी तरह से हूं, सकुशल हूं और आशा करता हूं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर की कृपा से आप भी वहां ऐसे ही होंगे जैसा मैं हूं। सबसे पहले उसको धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको निमंत्रित किया है अपने छोटे भाई के बर्थडे पार्टी पर। तो देखिए धन्यवाद कैसे देंगे भाई, थैंक्स ए लॉट फॉर कॉर्डियल invitation to attend your younger brother's बर्थडे पार्टी। और बर्थडे को मैं हाईलाइट करने के लिए कैपिटल में लिख देता हूं, बर्थडे पार्टी। और ये कब थी भाई, ऑन, जैसे 7 तारीख को लिख रहे हैं तो आगे होगी, है ऑन, क्या लिख दें, 15 मार्च 2024। और कहां थी, और एट होटल, इस होटल का नाम भी कोई लिख दें, स्काई लैब। चलिए स्काई लैब इन उदयपुर।
ठीक है भाई, कोई इस होटल का नाम लिख दिया, स्काई लैब उदयपुर में जो पार्टी थी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अब क्या लिखना है कि देखिए दूसरा हमें क्या करना था, योर एनुअल एग्जामिनेशन आर अटेंड, और दूर भी है और मदर भी अच्छी नहीं है, फादर भी दूर है, इसलिए आप उसमें असमर्थ हैं पार्टी में जाने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे भाई कि भाई मैं ऐसा ही तो लिखेंगे कि मैं उस पार्टी में शामिल होना चाहता था लेकिन हमारी वार्षिक परीक्षाएं समीप हैं और आपका शहर भी काफी दूर है, माता जी की जो तबीयत है वो भी ठीक नहीं है, पिताजी भी बाहर गए हुए हैं, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं इस पार्टी में पहुंचने में असमर्थ हूं, आशा है आप मुझे माफ करेंगे। और फिर छोटे भाई को शुभकामनाएं उसके जन्मदिन पर देकर अपने पत्र की समाप्ति कर लेंगे। तो या फिर शुभकामनाएं आप पहले भी दे सकते हैं कि सबसे पहले चलिए शुभकामनाएं दे दें और उसके बाद सॉरी बोल दें कि भाई मैं इस पार्टी में नहीं आ सकता। तो ये 5 पॉइंट है, आप कैसे भी उनका उपयोग कर सकते हैं आगे पीछे कैसे करके। तो चलिए मैं लिख देता हूं, आई विद माई फैमिली, आई विद माई फैमिली प्रे ऑलमाइटी God to bless your younger brother on his पीयूष माने पवित्र बर्थडे। अरे क्या हो गया भाई, पीयूष बर्थडे। कोमल आगे, आई डू होप यू वॉन्ट माइंड, मुझे आशा है कि आप इसको अन्यथा ना लेंगे, माई इनएबिलिटी कि मेरी जो असमर्थता है, एबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन, किसके कारण, ओइंग टू द फॉलोइंग रीजंस, तो मैं निम्न कारणों के कारण इस पार्टी में अपनी आने में असमर्थता दिखा रहा हूं। अब कौन कौन सी है, माई मदर, हाँ फादर ने, माई मदर इज सिक, मेरी मां बीमार हैं, माई फादर इज ऑल्सो नॉट एट होम, आवर एनुअल एग्जामिनेशंस आर एट हैंड, हमारी वार्षिक परीक्षाएं भी समीप हैं। और फिर इसको भी लिख दें, इट इज ए, आपका जो शहर है वो भी दूर, इट इज ए लॉन्ग वे टू गो टू अटेंड द फंक्शन, टू अटेंड द फंक्शन। तो मैंने सारे कारण आपको इसमें लिख दिए, तो भाई अब पूरा हो गया लेटर एक तरह से। आप लिख दीजिए, वंस अगेन आई सेंड माई गुड विशेज टू
यंगर ब्रदर, और लिख दीजिए ना कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव फॉर सोनू एंड मोनू। ठीक है भाई, इस तरह से लिखकर यहां लिख दीजिए योर्स या योर लविंग फ्रेंड, और यहां जो नाम दिया गया है, क्या दिया गया है, राकेश। राकेश ही आपको लिखना है भाई। तो इस तरह से आप इस पत्र को लिख देंगे भाई। अब देखिए अथवा वाले पर चलते हैं हम इसमें, और अब अथवा में हमें क्या लिखनी है, ईमेल लिखनी है भाई। अब ईमेल आप जानते हैं कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मेट बनाना ही बहुत कुछ होता है, क्योंकि इसका फॉर्मेट अगर आप बना देते हैं, ईमेल एड्रेस लिख देते हैं, तब भी आपको 4 में से 1 नंबर मिलने की तो गारंटी हो जाती है। तो देखिए अब सबसे पहले इसके लिए मुझे कुछ लाइनें खींचनी पड़ेंगी, तो चलिए मैं लाइन खींच लेता हूं 1। ठीक है भाई, और ये इसका फॉर्मेट बना रहा हूं मैं 2, कुछ तिरछी हो गई, चलिए खैर इसके लिए पहली लाइन जिसमें पता लिख जाएगा। ठीक है भाई, दूसरी लाइन सीसी के लिए, तीसरी बीसीसी के लिए, ये भी वैसे ही लाइन खींचनी पड़ती है। तीसरी में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, और फिर इसमें पूरे में इस तरह से देखते हैं, ये टेढ़ा मेढ़ा कुछ हो जाता है, कोई फर्क नहीं है, और फिर यहां एक लाइन और खींच देते हैं भाई। ठीक है, अब इसमें आपको पता है पहले लाइन में क्या करते हैं, टू, अर्थात जिसको ईमेल लिखा जाता है उसका ईमेल एड्रेस लिखा जाता है, और इसमें देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, SECY.BOSERAJ@NIC है .in। ठीक है भाई, तो इसको आप लिख दीजिए, ये ईमेल एड्रेस हो जाएगा। ये ईमेल एड्रेस में सब छोटे अक्षर लिखते हैं, SECY.BOSERAJ@NIC.in। ठीक है, ये ईमेल एड्रेस हो गया। अब इसमें दूसरा सीसी और बीसीसी, इसको आप ब्लैंक, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, अर्थात इसी ईमेल एड्रेस का अगर आपको किसी को कार्बन कॉपी या इसी की कॉपी भेजनी है तो इसमें सीसी लिख देते हैं, तो आप इनको ब्लैंक की छोड़ देते हैं भाई, सीसी और बीसीसी। और अगला आता है सब्जेक्ट, इसमें किसके ऊपर लिखा जा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है भाई, इसमें देखिए आ गया था किसके लिए, कि आपको इंक्वायरी करनी है, इंक्वायरिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ योर मार्क्स, किसके लिए, जो आपने रेवल्यूशन के लिए भेजा था पत्र, उसके लिए भाई। तो देखिए सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, फॉर इंक्वायरिंग, उसी को लिख दीजिए वहीं से, फॉर इंक्वायरिंग अबाउट द स्टेटस ऑफ मार्क्स। ठीक है, और यहां सर, यहां पूरा बिल्कुल एप्लीकेशन की तरह ही लिखा जाता है, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम, आप कौन है, इसका आपका जो नाम है वो दिया गया है, आप कौन है, शहनाज हैं, तो देखिए आई एम शहनाज,
ठीक है, आप शहनाज हैं। आई हैव पास्ड माई क्लास 10th, उसी में लिखा हुआ है ये, इन 2021। I was a regular student of गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। चलिए कहीं का भी आप लिख दीजिए, जयपुर की आप छात्राएं थी भाई। और मेरा रोल नंबर क्या था, माई रोल नंबर भी लिखिए इसमें, माई रोल नंबर वाज, मेरा रोल नंबर भी कुछ भी आप लिख दीजिए, जैसे 2 4 5 6 7 8 जो भी था। और फिर आप लिखिए कि आई हैव अप्लाइड, मैं पूरा यहीं से लिख रहा हूं, देखिए यहां से आप देखिए, यू हैव अप्लाइड टू बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन फॉर रेवल्यूशन ऑफ योर मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट, इसको भी लिखना है ऑन 10 जुलाई 2021 को, है ना। और आपने पास किया था 10वीं को 2021 में, तो यहीं से मैं पूरा लिख रहा हूं। आई हैव अप्लाइड किसके लिए किया था, यू हैव अप्लाइड की जगह मैंने क्या लिख दिया लिखने के लिए, आई हैव अप्लाइड टू द बोर्ड फॉर द री-एवल्यूएशन of my marks in English subject, कब, on 10th of July 2021। देखिए मैंने यहीं लिख दिया, देखिए पूरा लिख दिया। ये यू हैव की जगह मैंने क्या कर दिया, आई, क्योंकि भाई प्रश्नकर्ता आपसे यू कहेगा, आप उत्तर देते समय आई बोलोगे, तो आई हैव अप्लाइड टू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर फॉर द रीएवल्यूशन ऑफ, योर की जगह क्या कर देना है, माई मार्क्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट ऑन 10th of जुलाई 2021, मैंने यहीं से लिख दिया। तो लगभग 70 से 80% मैटर आप प्रश्न से ही लिख सकते हैं। तो आप अगर नहीं भी जानते हैं तो 4 में से 3 अंक तो आप, मतलब 5 में से 3 या 3.5 या 4 अंक आप वैसे ही प्रश्न से ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये लिख दिया भाई। अब क्या लिखना है, बस उनसे कह दीजिए कि प्लीज मेरे जो मार्कों का जो स्टेटस है कि अब तक स्थिति कहां पहुंची है, अंक गणना हुई है या नहीं हुई, उसकी जानकारी मेरे ईमेल एड्रेस पर देने की कृपा करें, इतना लिखना है आपको। ठीक है भाई, तो यहां काइंडली टेल मी द स्टेटस ऑफ माई मार्क्स एट, आप अपना लिख दीजिए ईमेल एड्रेस shehnaaz@gmail.com बाई ईमेल। ठीक है भाई, और यहां फिर थैंकिंग यू सर, थैंकिंग यू सर, और फिर देखिए थोड़ी सी जगह इसको नीचे कर देना भाई, इस तरह से। ठीक है, यहां नीचे कर देना इसको, फिर यहां लिख लेना योर्स, ओबीडियंटली लिख सकते हैं या फेथफुल्ली लिख सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे ही है भाई, योर फेथफुल्ली, और यहां शहनाज लिख देना, शहनाज, योर फेथफुल्ली और शहनाज। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे भाई। अब प्रश्न संख्या 4, और प्रश्न संख्या 4 में आप जानते हैं स्टोरी लिखने के लिए आती है, जो प्राय हमें 80 शब्दों में लिखनी होती है और 4 अंक की होती है। इसमें भी आपको करने के लिए ऑप्शन मिलता है। अब अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो हम कैसी भी स्टोरी को अपने शब्दों में लिख सकते हैं, क्योंकि लगभग 70 से 80%
शब्द तो इसमें दिए गए होते हैं, बस हमको केवल कुछ मिलाना होता है। ज्यादातर जो शब्द हैं वो इसमें क्रिया वाले शब्द दिए हुए होते हैं, ज्यादातर शब्द, और वो फर्स्ट फॉर्म में होते हैं। हमें कर्ता जोड़कर उन्हें पास्ट रूप में बनाना है, अर्थात सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और अगर कोई संज्ञा शब्द हो तो उससे पहले हम प्राय वंस अपॉन ए टाइम या वंस देयर वाज, ए शब्द एक है तो ए लिख देंगे, और ज्यादा है तो फिर ए शब्द नहीं लिखेंगे। और अगर जैसे फोर सन्स या कुछ ऐसा आ जाए तो ही हैड या कुछ ऐसे शब्द लिखकर हम कहानी को आराम से बना सकते हैं। जैसे पहला जो आउटलाइंस दी गई हैं वो क्या है, ए फार्मर, तो हम कहानी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फार्मर लिख सकते हैं। फोर सन्स, इसका मतलब किसान के 4 पुत्र हैं, तो ही हैड 4 सन्स। डू नॉट वर्क, अब यहां क्या लिख सकते हैं, इसमें सेंटेंस क्या बना सकते हैं कि दे ऑल्दो दे वर यंग, यद्यपि वो जवान थे, yet they did not work। तो भाई अब 1-2 लाइन अपनी तरफ से जोड़ दीजिए। ऐसी स्थिति को देखकर किसान चिंतित था, फार्मर वाज एनॉयड या बरीड फॉर हिज सन्स कंडीशंस, सडनली ही फेल इल। अभी सेकंड फॉल्स एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया है, आपको सेकंड फॉर्म करना है, तो फाल का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फेल। सडनली ही फेल इल एंड ही वाज ऑन डेथ बेड। ये कुछ शब्द अपनी तरफ से आप जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़ें तब भी आपको पूरे अंक मिलेंगे। कॉल्स हिज सन, तो किसने बुलाए, किसान ने, तो आप क्या लिखेंगे, ही कॉल्ड हिज सन्स। ए ट्रीजर बरीड इन द फील्ड एंड सेड, और क्या कहा, ए ट्रीजर इज बरीड इन द फील्ड्स एंड आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट प्लेस। फार्मर डाइड, किसान मर जाता है। सन्स डिग फील्ड, आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर द सन स्टार्टेड टू डिग देयर फील्ड बट दे डू नॉट फाइंड एनी ट्रीजर। फ्रेंड एडवाइज, इसका मतलब उनके मित्र ने, अब किसके, वन ऑफ देयर फ्रेंड्स एडवाइज्ड देम। अब एडवाइज की क्या करेंगे, एडवाइज्ड देम टू सो, सो माने बोना, अब टू मैंने लगा दिया तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू सो सीड्स इन द फील्ड्स। लकीली देयर वाज ए गुड रेन, भाग्य से अच्छी वर्षा हो गई। रिच क्रॉप, दे गॉट गुड हार्वेस्ट या गुड क्रॉप्स। नाउ दे अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की क्या करेंगे, अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ट्रीजर, खजाने का वो असली मतलब आप समझ गए थे। दे स्टार्टेड टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड के लिए हमने दे स्टार्टेड टू वर्क हार्ड एंड बिकेम रिच, बिकम की क्या कर देंगे, बिकेम। तो देखो मैंने कुछ शब्द 10-20 शब्द जोड़े हैं, 60-70 शब्द इसमें दिए गए, 80 शब्द की कहानी आपकी बन जाती है। कहानी लिखते समय आप ध्यान रखना, आपको सबसे पहले नया पेज स्टार्ट करना है, नए पेज के ऊपर सबसे पहले कहानी का शीर्षक लिखना है, और कहानी लिखने के उपरांत आपको मोरल भी लिखना है, क्योंकि इसमें दिया गया है गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट, आपको इसका शीर्षक भी लिखना है और इसकी नैतिक जो शिक्षा मिल रही है उसको भी आपको लिखना है। दूसरी कहानी है बी और डब्बाली। तो चलिए देखो, मैंने समय बचाने के लिए, अब तक आपने देखा था कि समय काफी लिख रहा, मतलब लग रहा था लिखने में, इसलिए मैंने लिख कर लेके आया हूं, और आप इसको देख लीजिए। तो मैंने इसका हेडिंग लिख दिया है, एन ओल्ड फार्मर एंड हिज लेजी सन्स, एक बुजुर्ग किसान और उसके आलसी पुत्र। तो देखिए, वंस देयर वाज एन ओल्ड फार्मर, ठीक है भाई, ही हैड 4 यंग सन, उसके 4 युवा पुत्र थे। दे वर वेरी लेजी एंड दे डिड नॉट वांट टू डू एनी वर्क, बहुत आलसी थे और किसी भी प्रकार का कोई कार्य करना नहीं चाहते थे। द फार्मर वाज वरीड, चिंतित था, अबाउट द फ्यूचर ऑफ हिज सन्स, मैंने अभी बताया था ना यही सेंटेंस, कुछ मैंने अब इनको ढंग से
पिरो दिया है, आप नहीं ढंग से पिरो सकते तो केवल आउटलाइन के आधार पर छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण कर लें। चलिए मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं, ठीक है, जिससे ठीक लगे। ही फियर्ड, उसको भय था, किसान को क्या भय था, दैट हिज सन्स वर टू सफर ऑफ हंगर आफ्टर हिज डेथ। किसान को क्या भय था कि उसके पुत्र सफर ऑफ हंगर, भूख से पीड़ित रहेंगे, आफ्टर हिज डेथ, काम नहीं करेंगे तो भाई खाने को कैसे मिलेगा, उसकी मौत के बाद वो भूखे मरेंगे, किसान को ये डर था। आफ्टर सम टाइम ही फेल इल, वो बीमार गिर जाता है या बीमार पड़ जाता है। ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड, जब वो मरणासन्न स्थिति में था, ही कॉल्ड अपॉन ऑल हिज सन्स, उसने अपने सभी पुत्रों को बुलाया, एंड सेड, और कहा कि हुई बात को आपको इन्वर्टेड कोमा में लिखना है इस तरह, देयर इज ए ट्रीजर लाइंग, ये कोमा नहीं है, लाइंग हिडन इन वन ऑफ माई फील्ड, कि भाई हमारे जितने भी खेत हैं उनमें कहीं खजाना दबा हुआ है। लाइंग माने लेटा हुआ है, खजाना लेटता थोड़ी है, दबा हुआ है। हिडन माने छुपा हुआ। इफ यू डिग देम प्रॉपरली, यदि तुम खेतों को ढंग से खोदोगे, यू विल फाइंड इट, और तो वो तुम्हें मिल जाएगा, एंड बिकम वेरी रिच, और आप बहुत धनवान हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर इसमें तो बिकम है ना, बिल ये भी लिखा हुआ है। भाई कही हुई बात है, किसान ने उस समय जो बात कही थी तो वो तो प्रेजेंट और फ्यूचर में ही लिखी जाएगी भाई, कॉमा लगा के। मैंने इसका वो इनडायरेक्ट रूप नहीं बनाया है, क्योंकि कनेक्टिव टोल्ड दैट लगा देता तो ये पास्ट में कन्वर्ट करना होता, ध्यान रखना भाई। आफ्टर द डेथ ऑफ फार्मर, किसान की मौत के बाद, ये ए बड़ी बनेगी भाई, आफ्टर दी डेथ ऑफ फार्मर, किसान की मौत के बाद, दी सन्स स्टार्टेड डिगिंग एवरी पोर्शन ऑफ द लैंड, उन्होंने किसान का जो सॉरी खेत का हर कोना खोदना शुरू कर दिया भाई। बट डिड नॉट फाइंड द ट्रीजर, लेकिन उनको खजाना नहीं मिला। दे वर वेरी अपसेट, अपसेट होना ही है भाई, इतनी मेहनत के बावजूद भी खजाना ना मिले तो। ए फ्रेंड एडवाइज्ड देम टू सो द सीड्स इन द फील्ड, एक मित्र ने उनको सलाह दे दी कि क्यों ना इन खाली खेतों में बीज को बो दिया जाए। सो माने बोना, सीड्स माने बीज। देयर वाज ए गुड रेन दैट ईयर, उस साल वर्षा भी अच्छी हुई। द बैरन फील्ड, जो बंजर, बैरन माने बंजर, जो बंजर खेत थे, इन द पास्ट, भूतकाल में जो पड़े हुए थे, यील्डेड प्लेंटी ऑफ क्रॉप्स, उनमें बहुत अच्छी फसल हुई। प्लेंटी माने पर्याप्त, क्रॉप्स माने फसल। दे अंडरस्टूड दैट द क्रॉप्स वर द हिडन ट्रीजर, उनको समझ में आ गया कि यही फसल क्या थी, उनका छिपा हुआ खजाना था। हिडन माने छिपा हुआ। दे बिकेम एक्टिव, तो वे अब जो आलसी थे, लेजी थे, वो अब एक्टिव हो गए, क्रियाशील हो गए, कार्य करने लगे। एंड स्टार्टेड वर्किंग हार्ड इन द फील्ड्स, खेतों में कठिन परिश्रम करने लगे। दे सून बिकेम रिच, और जल्दी ही धनवान बन गए। ये रही कहानी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भाई, स्क्रीनशॉट इस तरह से आप ले लेना, ठीक है। और मोरल इसका क्या है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, कठिन परिश्रम भाई हमेशा मतलब व्यर्थ नहीं जाता, ये कुछ ना कुछ परिणाम जरूर लेकर आता है। ये इसकी कहानी है। दूसरी जो कहानी थी अथवा में, वो क्या थी, ए बी फॉल्स इनटू ए रिवर, एक मधुमक्खी नदी में गिर जाती है, लाइफ इन डेंजर, जीवन खतरे में। ए डव, वहीं पर एक भागता जो पक्षी है वो है भाई, ग्रेटली मूव्ड, जल्दी से हिला, वो पेड़ पर बैठा हुआ होगा। ड्रॉप से लीफ, एक लीफ पत्ती को तोड़कर नीचे डाल देता है। बी राइड्स, उस पर सवार हो जाती है मधुमक्खी। सेव्ड, उस जीवन बच जाता है। लेटर ऑन, बाद में। ए हंटर एम्स हिज गन, शिकारी अपना निशाना साधता है, मधुमक्खी पर तो साधेगा नहीं, किस पर, फाख्ता पर। किल द डव, किसके लिए, डव को मारने के लिए। डव अनअवेयर, डव को पता ही नहीं था कि उस पर शिकारी निशाना साध रहा है। हो सकता है वो पेड़ पर बैठा हुआ सो रहा हो या सो रही हो।
बीज फ्लाइज टू द हंटर, लेकिन मधुमक्खी उसको देखती है और वो उड़कर शिकारी के पास जाती है। स्टिंग्स, डंक मारती है। ये स्टिंग्स को देखिए सेकंड फॉर्म बनाना पड़ेगा, स्टंग करना पड़ेगा। गन गोज ऑफ, निशाना चूक जाता है। ए मिस्ड, निशाना चूकता है भाई। लाउड साउंड, जोर की आवाज होती है। डव फ्लाइज ऑफ, उड़ जाती है फाख्ता पक्षी। सेव्ड, और उसका जीवन बच जाता है। तो ये रही कहानी। इसका शीर्षक क्या लिख दिया मैंने? ए बी एंड ए डव। ठीक है भाई। अब उसी के आधार पर कहानी को मैंने बना दिया है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, ए बी फेल इनटू ए स्ट्रीम, कि एक जल की धारा में एक मधुमक्खी गिर गई। शी वाज स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, वो चिल्ला रही थी। स्क्रीम माने चिल्ला रही थी मदद के लिए। टू सेव हर सेल्फ फ्रॉम ड्रोनिंग, डूबने से बचाने के लिए, मदद के लिए गुहार लगा रही थी, चिल्ला रही थी। सडनली, अचानक, ए डव फ्लाइंग पास्ट द रिवर, उस नदी के बगल से एक पक्षी उड़कर जा रहा था। डव सॉ हर, उसको देखता है। एंड ही ड्रॉप्ड ए लीफ इनटू द रिवर, और एक पेड़ से एक पत्ती तोड़कर नदी में डाल देता है। लीफ बीइंग ए लाइट ऑब्जेक्ट, चूंकि पत्ती एक छोटा मतलब बहुत हल्का ऑब्जेक्ट होती है, वस्तु होती है। फ्लोटेड ऑन द रिवर, वो तैरती है नदी पर पत्ती। एंड बी क्लाइम्ड ओवर द लीफ, और मधुमक्खी भी उसके ऊपर चढ़ जाती है। क्लाइम माने चढ़ना। एंड गॉड सेव्ड एंड एस्केप, इस तरह से बच जाती है, उसका जीवन बच जाता है। एस्केप माने बच जाना। ऑन अनदर डे सॉरी, ए हंटर, क्या भाई, क्या कहा, ए हंटर एम्ड एट द डव, कुछ समय बाद शिकारी आता है और वो निशाना साधते हैं डव पर। एंड वाज गोइंग टू हिट हिम, और मारना चाह रहे थे। द बी सॉ हिम, लेकिन मधुमक्खी उसको देख लेती है। एंड थॉट ऑफ हेल्पिंग द डव, और बचाने की सोचती है, उसकी मदद करने की सोचता है। सी स्टंग द हंटर, स्टिंग की स्टंग कर दिया है ना, उस को काट लेती है। एंड ही मिस्ड द एम, और वो अपना निशाना चूक जाता है। बिकॉज ऑफ पेन, दर्द के कारण। इवेंचुअली, इसी बीच, द डव इज सेव्ड, इस तरह से भागता का जीवन बच जाता है। ही थैंक्ड हर फॉर सेविंग हिज लाइफ, वो धन्यवाद देता है मधुमक्खी के लिए उसका जीवन बचाने के लिए। एंड दे बिकेम फ्रेंड्स फॉरएवर, और हमेशा के लिए मित्र हो जाते हैं। तो ये भाई कहानी है। देखिए, कहानी एक पासबुक जैसी लिखना तो आपको पास मार्क ही दिलाएगा। 4 अंक में से मुश्किल से आपके 3 अंक, क्योंकि उसमें मौलिकता के लिए अलग से अंक निर्धारित होते हैं भाई। आपकी व्याकरण दृष्टि से त्रुटि नहीं होनी चाहिए, आपकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, उसमें मौलिकता होनी चाहिए, उसमें आपके स्ट्रक्चर्स का प्रयोग अच्छा होना चाहिए। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऑल दो, या टू, टू, एज, इनका प्रयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रटी रटाई या पासबुक से। भाई पासबुक का नाम पासबुक क्यों है? क्योंकि वो आपको पास करा सकती है, 100% मार्क्स नहीं दिला सकती, कई कई स्थितियों को छोड़कर। ठीक है, तो आप इन दोनों कहानियों को जो मैंने ठीक ठाक स्तर, अच्छे स्तर से लिखी, और अगर आप ऐसी इनको लिख कर आएंगे तो मुझे पक्का विश्वास है आपको पूरे अंक इसमें प्राप्त होंगे। अब देखिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न आप जानते हैं, एक तो चित्र आपको बना हुआ आएगा, उसके आधार पर आपको उस पर पैराग्राफ राइटिंग करना है 80 शब्दों में। जैसे कहानी को 80 शब्दों में लिखना था, इसको भी। और दूसरा एक पैराग्राफ राइटिंग आएगा। तो देखिए यहां आपको पहले में देखिए एक चित्र दिख रहा है जिसमें एक औरत है, एक व्यक्ति है, वो घूम रहे हैं, मॉर्निंग, सुबह का समय है, और वो वॉक कर रहे हैं। इसका मतलब मॉर्निंग वॉक पर है भाई। गांव है ना, ये पेड़ पौधे भी हैं, ये सड़क है, और यहाँ पक्षी भी देखिए उड़ रहे हैं, ये बादल हैं, मौसम ठीक है, और मॉर्निंग में ये मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। तो मॉर्निंग वॉक पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। दूसरा क्या है, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन विजिट टू ए जू, आपने चिड़ियाघर की सैर की, इस पर आपको एक पैराग्राफ राइट करना है। तो सबसे पहले देखिए मैंने समय बचाने के लिए, क्योंकि ये पेपर का रिवीजन है भाई, और पेपर के रिवीजन में
समय इतना नहीं है कि मैं एक एक चीज को समझाकर, अभी तक आप जो देख रहे हैं कि मैं समझा ज्यादा नहीं रहा हूं, केवल उसका उत्तर आपको बता रहा हूं। इसका कारण ही यही है कि भाई समय बहुत लिमिटेड है। मैं कितना भी प्रयास करूं ये 4 घंटे का वीडियो बन ही जाएगा। तो समय बचाने के लिए मैंने इनके उत्तर लिख कर रखे, ठीक है। तो देखिए मॉर्निंग वॉक पर अब आ जाइए। पैराग्राफ राइटिंग क्या है? मॉर्निंग वॉक इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। सुबह का जो भ्रमण है अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। एसेंशियल माने आवश्यक। इन द मॉर्निंग एयर इज फ्रेश। सुबह के समय जो हवा है वो फ्रेश रहती है। एंड कूल, ठंडी भी रहती है। वी हियर द चैटरिंग ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स नहीं है, ये वर्ड्स है। बोल बोल कर लिखा था भाई, इसलिए थोड़ी सी लिखने में गलती हो जाती। VIRDS, ठीक है। तो पक्षियों की चहचहाट, इन सीन ऑफ द राइजिंग सन, इसके अलावा उगते हुए सूर्य का दृश्य, इज वेरी रिफ्रेशिंग, हमें तरोताजगी से भर देने वाला होता है। चिड़ियों की चहचहाट और सुबह की सूरज की जो लालमा होती है हमें तरोताजगी देने के लिए पर्याप्त होती है भाई। अवर, ये अवर है। अवर माइंड गेट रिफ्रेश्ड, हमारा पूरा जो मस्तिष्क है तरोताजगी से भर जाता है। वी ब्रीद इन फ्रेश एयर, हम स्वच्छ हवा में सांस लेते हैं। ब्रीद माने सांस लेना। वी फाइंड अवर सेल्व्स क्लोज टू नेचर, हमें प्रकृति के समीप होने का आभास होता है। वी इंटरेक्ट विद पीपल इन द पीसफुल नेचर, और उस समय और भी जो व्यक्ति घूमने वाले होते हैं उस शांतिपूर्ण वातावरण में हम उनके साथ बातचीत करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। अवर सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप बाय दिस कन्वर्सेशन, इससे हमारे जो सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता आती है इस बातचीत से। इट गिव्स अस चांस टू टॉक विद अदर्स, जब हम सुबह भ्रमण के लिए जाते हैं तो हमें दूसरों से बातचीत करने का मौका मिलता है, क्योंकि आजकल हम कैसे मैकेनिक एक यंत्रवत हो गए जो सुबह से शाम तक कार्य करते हैं। सुबह ही एक ऐसा समय होता है जब हम मॉर्निंग वॉक के बहाने दूसरों के साथ कुछ समय साझा कर सकते हैं। विद एन ओपन माइंड, उस समय दिमाग भी खुरापात से भरा नहीं होता है, तो हम उस समय खुले मस्तिष्क के दूसरों के साथ बातचीत कर सकते हैं। मॉर्निंग वॉक वर्ड्स एज इट वर्क्स, ये वर्क्स है भाई। मॉर्निंग वॉक, यहां फुल स्टॉप लगाइए। मॉर्निंग वॉक वर्क्स एज ए टॉनिक फॉर गुड हेल्थ। मॉर्निंग वॉक है या सुबह का जो भ्रमण है अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक टॉनिक का कार्य करता है, ठीक है, एक अच्छी दवा के रूप में कार्य करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ढंग से इसको याद कर लेना भाई, अच्छा है। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये है भाई, विजिट टू ए जू, इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है, ढंग से इसको पढ़ लेना। मैंने बहुत अच्छा लिख दिया है इसमें, 80 शब्दों से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 1-2 लाइन आप भूलेंगे भी तो सही। तो देखो सबसे पहले मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि जू होता क्या है। तो परिभाषा क्या है? ए प्लेस वेयर वेरियस काइंड ऑफ क्रीचर लाइक एनिमल्स, birds, reptiles, fishes, etc. are kept in cages or guarded area is called a zoo। अर्थात ऐसा स्थान, ए प्लेस वेयर, एक ऐसा स्थान जहां वेरियस काइंड ऑफ क्रीचर, जहां विभिन्न प्रकार के प्राणी, जैसे लाइक माने जैसे जंतु, एनिमल्स माने जंतु, पक्षी, रेप्टाइल्स माने रेंगने वाले, रेप्टाइल्स का मतलब रेंग कर चलने वाले, सांप हैं और तुम्हारे मगरमच्छ हैं, वो रेप्टाइल्स वर्ग में आते हैं। फिशेज, तरह तरह की मछलियां इत्यादि, आर केप्ट इन केजेज, या तो पिंजड़ों में रखे जाते हैं, जैसे एनिमल बर्ड्स हैं, या तो ये पिंजड़ों में रखे जाते हैं, या गार्डेड एरियाज, या संरक्षित क्षेत्र में, जैसे संरक्षित क्षेत्र बना दिया, तालाब बना दिया भाई, यहाँ रेप्टाइल वर्ग्स के रहेंगे, यहाँ घड़ियाल, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, ऐसे जंतु रहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम? संरक्षित क्षेत्र, है ना।
में रखे जाते हैं, ये इस प्रकार के जीव जंतु, वही क्या कहलाता है? चिड़ियाघर कहलाता है। ठीक है, ढंग से परिभाषा को पढ़ लेना। विजिटिंग जू इज नॉट ओनली फन, न केवल आनंद प्रदान करने वाला होता है जू की यात्रा करना, बट इट ऑल्सो टीचेस अस ए लॉट ऑफ थिंग्स, हमें बहुत सी चीजें सिखाता भी है। क्या क्या चीज सिखाता है देखिए। अब लास्ट मंथ ऑन ए संडे मॉर्निंग, पिछले महीने एक रविवार की सुबह, वी विजिटेड ए जू इन जयपुर, हम जयपुर गए थे और वहां हमने एक चिड़ियाघर की सैर की। When we entered inside, जब हम अंदर गए, we saw that there were 3 sections, तो टिकट विकेट खरीदने के बाद हमने वहां जाकर देखा कि वहां 3 भाग बने हुए हैं। फर्स्ट, पहला सेक्शन, वी इंटर्ड इनटू एनिमल सेक्शन, हम उस सेक्शन में गए जहां जानवरों को रखा गया था। तो वहां हमने क्या क्या देखा? वी सो जिराफ, हमने वहां जिराफ देखा अफ्रीका के। टाइगर्स, तरह तरह के टाइगर देखे। लॉयंस, शेर देखे। लियोपार्ड देखे, भालू देखे। डिफरेंट काइंड ऑफ घोड़े देखे, इत्यादि इत्यादि। तो हमने एनिमल सेक्शन में क्या क्या देखा? जिराफ, टाइगर, लॉयंस, लियोपार्ड, बियर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ हॉर्सेस। वी देन वेंट टू द बर्ड्स सेक्शन, उसके पश्चात हम पक्षियों वाले भाग में गए। सेक्शन माने भाग, पक्षियों वाले भाग में गए। वहां क्या देखा? ऑल टाइप्स ऑफ बर्ड्स, वर्ड्स है भाई, ऑल टाइप ऑफ बर्ड्स वर देयर, वहां तरह तरह की या सभी प्रकार की चिड़िया वहां थी। मतलब चिड़िया में चिड़िया वर्ग आ जाता है पूरा भाई। ऑल ऑफ देम वर सिंगिंग एंड डांसिंग इन द ट्रीज, संरक्षित एरिया था, पेड़ थे वहां, तो वो सभी चहचा रही थी, नाच रही थी, गा रही थी पेड़ों पर। कौन? चिड़ियाएं तरह तरह की। वी ऑल्सो सॉ मंकीज एंड बबून्स, बंदर और बबून भी देखे। हैंगिंग ऑन द बिग ट्री, जो लटके हुए थे, उछल कूद कर रहे थे लटक कर, कहां? पेड़ पौधों पर। इन द एंड वी वेंट टू ए म्यूजियम, हम एक म्यूजियम नुमा भाग में गए, जो किसके लिए था? फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, जो पानी के जानवरों के लिए था भाई, पानी में रहने वाले। और वहां क्या था? सच एज डॉल्फिन, वहां हमने संरक्षित एरिया में, है ना, गार्डेड एरिया जो ऊपर लिखा हुआ था, संरक्षित एरिया में डॉल्फिन देखी, मछलियों। एंड स्टारफिश, स्टारफिश को भी वहां देखा। वी ऑल्सो सो स्नेक, वहीं हमने तरह तरह के सर्पों को देखा। एंड कोबरास, स्नेक एंड कोबरा, तरह तरह के सर्पों को देखा। वी रिटर्न होम हैप्पीली, और उन सबके दर्शन करके हम प्रसन्नता पूर्वक घर आ गए। तो ये था भाई ए विजिट टू ए जू। स्क्रीनशॉट लीजिए बंधु, याद करना शुरू कर दीजिए, पर पूरा वीडियो देखिए, पूरे अंक प्राप्त करने हैं तो